अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। मेरी बुक में क्वेश्चन 19 है, जून 2016 का। वॉयलेट टेलीकॉम लिमिटेड और ब्लू टेलीकॉम लिमिटेड। मेरी बुक में क्वेश्चन 19 है, पढ़ने करता हूँ। क्यों? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अच्छा छोटा सा सवाल है, आसान सा। पार्ट ए, बुक में क्वेश्चन 19 है, जून 16। पढ़ लो फिर करूँ डिस्कस। जी, वीटीएल ने हैं दोनों सेम इंडस्ट्री में। वीटीएल ने बीटीएल को खरीदना है और पिछले गुजरे हुए साल की इंफॉर्मेशन है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स और रेवेन्यू पर कस्टमर और ये बताया हुआ है। कंबाइंड रेवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट ग्रोथ बता दी, और पॉइंट नंबर 4, पीई रेशियो ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी वुड बी 8। तो क्या हिंट मिल रहा है?
पी रेशो मेथड तो है, लेकिन वैल्यूएशन कंबाइंड कंपनी की करनी है कि नहीं? करनी है। और कंबाइंड कंपनी की वैल्यू करनी है और इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ या डायरेक्ट वैल्यूएशन कैसे है? वन ऑफ के अलावा वजह, क्योंकि आपको कंबाइंड बिजनेस के रेवेन्यू और कॉस्ट की ग्रोथ बताएंगे कि आप उनका कंबाइंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें और फिर उसके ऊपर पी रेशो लगा सकें। तो कंबाइंड वैल्यूएशन का डेटा है। रिक्वायरमेंट ए, ये वही है जो कल सवाल की पार्ट बी किया था, पुराने सवाल का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस। बीटीएल वाले शेयर एक्सचेंज ऑफर मान लेंगे अगर उनके शेयर की प्राइस उतनी ही लगी जितनी अभी बुक वैल्यू है। ये रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन है सेकंड लास्ट के एंड से, वेयर एज बीटीएल शेयर होल्डर वुड एक्सेप्ट एनी ऑफर विच इज एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ बीटीएल शेयर्स। यानी जो उनके अभी शेयर्स की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू भी नहीं, बुक वैल्यू, उतनी प्राइस भी लगी ना तो वो राजी हो जाएंगे। और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि बताएं शेयर एक्सचेंज रेशो क्या हो कि वो बुक वैल्यू का एंड आंसर, वो जो कल 1.26 इधर रखा था और फिर एक्स निकाला था, अब 1.26 की जगह वो रखना है जो इनकी बुक वैल्यू बन रही है और शेयर एक्सचेंज रेशो निकालनी है। तो प्रोडको वाले साल के पार्ट बी वाला आंसर है और कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। ये कैसे पता चल रहा है? मर्ज्ड एंटिटी का डाटा है, पी रेशो भी मर्ज्ड एंटिटी की बात कर रहा है। तो इस तरह से ना पता लगता होता है कि मर्जर कंबाइंड वैल्यू निकालनी है या इंडिविजुअल निकालनी है। और अगर कंबाइंड निकालनी है, अच्छा अभी तक जो किया ना उसकी क्विक समरी, हम लोग जिस कंपनी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं अगर उसके ओनर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं बस एम ही बस, तो उसी कंपनी का डाटा, उसी कंपनी का डिस्काउंटेड पी रेशो। लेकिन अगर एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं तो फिर नजर बदल जाती है और एक्वायरर की आंख से देखते हैं, जिससे डिस्काउंट रेट पे भी फर्क पड़ सकता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट टाइप चीज भी हो सकती है। और अगर कंबाइंड वैल्यू निकालने का सवाल है तो वो सवाल के डाटा से पता चला करता है कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। उसकी आगे फिर दो अप्रोचेस हैं, या तो कंबाइंड वैल्यू, कंबाइंड प्रॉफिट्स, कंबाइंड कैश फ्लोस के ऊपर वैल्यूएशन मेथड लगा के निकलेगी, या फिर इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजें निकलेंगी। तो ये सवालों से पढ़ के आइडिया हुआ करेगा। तो इस सवाल से पता चल रहा है कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है और डायरेक्ट निकालनी है ना। और रिक्वायरमेंट ए भी क्लियरली समझ आ रही है, प्रोडको वाले साल का पार्ट बी। तो कंबाइंड वैल्यू निकालते हैं। पार्ट ए, पोस्ट मर्जर वैल्यू। पी रेशो लगने लगी है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ही निकलेगी ना, और वैल्यू ऑफ इक्विटी ही निकालनी होती है, रुपीज मिलियन, बल्कि रुपीज मिलियन नहीं, थाउजेंड मिलियन, मिलियन मिलियन, रुपीज मिलियन। पी रेशो चाहिए तो हमें कंबाइंड पैट निकालना पड़ेगा। कंबाइंड पैट तक पहुंचने के लिए कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि वो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ग्रोथ बता रहा है। सेल्स जी, दोनों की अपनी अपनी सेल्स दी हुई है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बताए हुए पर मंथ, सेल्स पर कस्टमर बताई हुई है, रेवेन्यू एक्चुअली, और नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करना है, टोटल सेल्स आ जाएंगी। और ये जो इंडिविजुअल सेल्स निकलेंगी उनको फिर ऐड करके ग्रो करना है। तो एक की सेल 20 मिलियन कस्टमर, रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ 250 और 12 महीने। दूसरे की सेल कस्टमर्स 10 मिलियन 180 12 महीने। ये बन गई दोनों की कंबाइंड सेल इनटू 1.0 1.1 89760। ये हो गई सेल्स। तो इनकम स्टेटमेंट की बाकी चीजें किधर है? टेबल में तो सिर्फ सेल्स का डाटा है, कस्टमर्स हैं और एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ है। फिर उसके बाद पॉइंट 1 में कहा हुआ है कि कस्टमर बेस बढ़ सकती है, तभी देखें 10% रेवेन्यू बढ़ गया। ड्यू टू ग्रोथ इन कस्टमर बेस रेवेन्यू 10% बढ़ जाएगा, टोटल कॉस्ट 3% बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट किधर है? किसकी बैलेंसिंग? किसकी बैलेंसिंग? हाँ, हमें ना दोनों कंपनीज की अर्निंग्स दी हुई है, पर शेयर ईपीएस दी हुई है, तो दोनों कंपनीज का पैट निकल सकता है। तो पैट पता है, वहां से ऊपर चल के कॉस्ट निकलेगी। बीटीएल और बीटीएल सेल्स 20 250 12 और 10 180 12 कितनी बनी? और ये अच्छा और ये कॉस्ट पता नहीं, पीबीटी, क्योंकि कॉस्ट के नाम नहीं लिए, बस टोटल कॉस्ट पीबीटी। टैक्स कितना? 30% पता नहीं है। पैट
ईपीएस से पैट तक पहुंच जाएंगे। ईपीएस कितनी है वीटीएल की? शेयर्स कितने हैं? 1500 मिलियन। दूसरे की ईपीएस कितनी है? 0.5। शेयर्स कितने? 150। 8250 625 नेगेटिव। टैक्स 30% तो है, लेकिन रेवेन्यू का भी है। ये बिल्कुल लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट से ऊपर। ये चूंकि लॉस में है तो इसका यकीनन फिर 30% तो नहीं होगा, 1% होगा, और इसका 30% होगा, तो फिर ये 70% है। ये 30 है तो ये 70 है। इससे क्रॉस करके ऊपर चलते हैं। 111786 3536। ये ईपीएस से आया, टैक्स 30% है तो इसका मतलब ये 70% है, तो इसको 70 से क्रॉस करेंगे तो पीबीटी निकलेगा और उससे फिर टैक्स आ जाएगा। ये हमें नजर आ रहा है कि लॉस है, तो यकीनन फिर ये भी लॉस है। तो जब ये लॉस है तो फिर 30% तो नहीं लगा होगा, फिर रेवेन्यू का 1% लगा होगा, है ना? विच एवर इज हायर। सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट से ऊपर लाइन। अरे लेकिन वो रेवेन्यू का 1% क्या लेना कि अगर आप नहीं भी कमा रहे तो रेवेन्यू का 1% तो देना है, टैक्स तो देना पड़ेगा ना। तो इससे ऊपर चले। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा ना। अगर ये 1% वाली लाइन ना लिखी होती ना तो सवाल में देखें लॉस कैरी फॉरवर्ड का जिक्र है, तो इसका मतलब यहां टैक्स ना लगता। 1% की वजह से टैक्स लगाया। अब यहां से ऊपर चले। 48214 2 ये कॉस्ट निकल आई। 48214 प्लस 22009 इंटू 1.03 330 17430। टैक्स 30% कितना बन रहा है और 1% कितना बन रहा है? तो बस फिर ये बड़ा है 5229 पैड 1220। ये आ गया कंबाइंड पैड। ये जब उसको खा जाएगा तो फिर बड़ा बीटीएल हो जाएगा ना। और टैक्सेशन ग्रुप की टैक्सेशन है ना, तभी तो वो कह रहा है कि बीटीएल के टैक्स लॉस ये एडजस्ट कर सकता है, सब्सिडी के टैक्स लॉस पेरेंट ले सकता है ना। 0.3 में कहा हुआ है ना उसके टैक्स लॉस ये ले सकता है। जी कौन से बराबर? वो पिछले साल का प्रॉफिट है या अगले साल का ग्रोथ डाल के है? ये 3% प्रॉफिट तो नहीं लगना, रेवेन्यू पे 10% लगना है, कॉस्ट पे 3% लगना है। ये पिछले साल के दोनों के अलग अलग हैं। ये क्यों निकाले हैं? इसकी वजह से। अब एक बार पिछले साल का रेवेन्यू और पिछले साल की कॉस्ट निकल आई तो इसको प्लस करके 10% ग्रो कर लिया, इसको प्लस करके 3% ग्रो कर लिया। तो ये इन प्रॉफिट्स को ऐड करें तो ये तो नहीं बनेगा,
12,201 इंटू 8 97608। अच्छा, कल ये भी सिखाया था कि या तो कंबाइंड वैल्यू निकाल लें ऐसे वैल्यूएशन मेथड लगा के, या फिर इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजें। इसमें भी वन ऑफ चीजें एडिशनल हो सकती हैं। जैसे अभी इस वक्त दोनों की सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट कंसिडर हो गए। पी रेशो 8 का मतलब ये होता है कि एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस कंपनी की इक्विटी की वर्थ इसके प्रॉफिट की 8 गुना होनी चाहिए। तो ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस फार्मूले में कहीं भी 0.3 ऑलरेडी कवर्ड है? नहीं कवर्ड ना, वो तो पुराने लॉसेस पड़े हुए हैं। तो वो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वीटीएल को। वीटीएल विल बी एबल टू यूटिलाइज वीटीएल के पुराने 3300 मिलियन के लॉसेस। तो इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? टैक्स बचेगा। तो ये इससे एक एक्स्ट्रा फायदा है। तो वो एक्स्ट्रा फायदा भी वर्थ में ऐड हो जाएगा। 3300 पे 30% टैक्स बचेगा। 998 ये कंबाइंड कंपनी कंबाइंड इक्विटी की वैल्यू। अब इसको हम उस इक्वेशन में रखेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी? 98598 मिलियन वीटीएल के अभी के शेयर्स प्लस वो कितने और इशू करेगा? 1250 एक्स बड़ा ब्रैकेट फिर एक्स इज इक्वल टू 24। यहां से एक्स सॉल्व करेगा। कौन कौन से इलाकों से आए आप लोग? रास्ते खुले ना? कहाँ से है? मैंने सोचा था वो तो वाकई बंद है, मुल्तान रोड वगैरह। वाज रोड, आगे मुस्लिम टाउन, नहर, वो खुली भी सारी। अच्छा, दोबारा बोले। कुछ क्यों यूटिलाइज कर लेते? नहीं, कल करेंगे। कैसे कल करेंगे? बिल अच्छा 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 अच्छा, ये एक सवाल है, बाकी भी सुने। मैंने इस पे टैक्स लगा दिया, तो सवाल ये है कि हम इसमें से पहले क्यों ना 3300 एडजस्ट कर लेते, फिर जो प्रॉफिट आता उस पर टैक्स लगाते। नहीं, 3300 कैरी फॉरवर्ड लॉस है ना, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। तो हम प्रॉफिट, ये पीबीटी निकाला है, तो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाने से पहले हम 3300 माइनस कर लेते, फिर जो आंसर आता उस पर टैक्स लगाते। तो ऐसे क्यों नहीं किया? हाँ, तो अगर 17,430 में से नॉर्मल टैक्स जैसे भी होता है, जो पीबीटी बना उसमें से हम पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करते, 17 में से 3300 माइनस करते, कुछ 14,000 समथिंग आंसर आ जाता, उस पर टैक्स लगाते। तो ऐसे क्यों नहीं किया है? तो पूरा करें जुमले को। जब पीई रेशो लगती है ना, पीई रेशो, तो पीई रेशो की इंटरप्रिटेशन ये है कि इतना प्रॉफिट जो बिजनेस एक साल में कमा लिया करता है 8 गुना उसकी वर्थ होनी चाहिए। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन बताता हूं। नॉर्मली बिजनेस जो एक साल में कमाता है, पी रेशो 8 का मतलब है कि इस वक्त बिजनेस जितना स्टेबल है ये 8 साल तो और सर्वाइव करेगा ही करेगा ऐसे। तो इसका मतलब इसकी वर्थ इसके 8 गुना है। तो पीई रेशो मेथड लगाने के लिए पैट नॉर्मल रिकरिंग वाला होना चाहिए। ये चूंकि एक वन ऑफ चीज है, अगर हमने इसको यहां रख लिया तो टैक्स कम आ जाएगा,
प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब हर साल इतना ही प्रॉफिट हुआ करेगा, नहीं, ये वन ऑफ चीज है। इसलिए हम जब पी रेशो लगा रहे हैं तो प्रॉफिट्स में हमने रिकरिंग चीजें ही रखनी है, ये वन ऑफ था इसलिए इसको अलग कर दिया। एक्स कितना निकला? हाँ जी 0.525, यानी 0.525 शेयर्स of VTL for every share in VTL। ये रिक्वायरमेंट ए है और साथ इसके अंग्रेजी भी पूछिए। रिक्वायरमेंट ए की वर्ड कैलकुलेशन चेक कर लें, अगर कुछ पूछना है तो बताएं। सवाल पढ़ ले पहले, फिर आता हूँ। पढ़ लिया, बाकी लोग भी पढ़ लें जो बाद में आए। जून 16 का सवाल पढ़ ले, मैं दे देता हूँ रिकैप। चलें रिकैप दे देता हूँ। वीटीएल ने बीटीएल को खरीदना है, और बल्कि उससे पहले वाली बात बता देता हूँ। वैल्यूएशन के सवाल में ना हमें सवाल के डाटा से पहचानना पड़ेगा कि हमने किसी भी कंपनी की वैल्यू बस वैसे ही करनी है, यानी उस कंपनी के ओनर्स खुद एम ही बस वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो फिर उसी कंपनी का डाटा, उसी कंपनी के पी, उसी कंपनी का डिस्काउंट रेट। दूसरी बात, हमने किसी कंपनी की वैल्यू करनी है, क्यों? क्योंकि उसको खरीदना है। तो अब वैल्यूएशन करने वाले की आंख बदल जाएगी। अब वैल्यूएशन हो रही होगी एक्वायरर की नजर से, तो अब डाटा तो टारगेट कंपनी का होगा, लेकिन अब पीई रेशो कौन सी लगानी है, डिस्काउंट रेट कौन सा लगाना है, अब ये एक्वायरर की सोच से सोचना होगा, जिसमें रिस्क एडजस्टेड वैक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वैक टाइप चीज भी हो सकती है। तीसरी बात, हमें सवालों से पता चलाना पड़ेगा कि क्या हमें सवाल में कंबाइंड बिजनेस यानी पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है कि नहीं। इस सवाल से पता चल रहा है मर्ज्ड एंटिटी का डाटा दिया हुआ,
मर्ज एंटिटी के लिए पी रेशो ये लगेगी, तो अल्फाज से पता चल रहा है कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। इससे अगली बात, अगर कंबाइंड वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो कंबाइंड प्रॉफिट्स, कंबाइंड कैश फ्लोज, उसके ऊपर वैल्यूएशन मेथड लगेगा, या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज प्लस वन ऑफ चीजें। इस सवाल में कौन सा वाला रास्ता है? कंबाइंड वैल्यूएशन मेथड वाला, क्योंकि आपको कंबाइंड रेवेन्यू, कंबाइंड कॉस्ट निकालने का डाटा दिया हुआ है। तो इसलिए हमने पहले दोनों कंपनीज की इंडिविजुअल सेल्स निकाली, कॉस्ट नहीं देनी थी, ईपीएस दी हुई थी, प्रॉफिट निकाल के वापस उल्टा चले, ये बैलेंसिंग फिगर निकली, और फिर कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनाई, रेवेन्यू को बढ़ा के 10%, कॉस्ट को 3%, पीबीटी, टैक्स, पैट, और फिर कंबाइंड वैल्यू निकालने के बाद ये कल जो सिखाया था ये वो इक्वेशन बनाई है। ये रिक्वायरमेंट 8। अच्छा, रिक्वायरमेंट 1 की अंग्रेजी पे आते हैं। डिटरमिन द रेशो, डिटरमिन एंड असेस वेदर दिस रेशो वुड बी एक्सेप्टेबल टू वीटीएल आल्सो। वीटीएल वाले कहां से आगे बीच में? वीटीएल वालों का क्या रोल है? लास्ट पैराग्राफ, वीटीएल वाले बीटीएल वालों को शेयर एक्सचेंज ऑफर करना चाह रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि वीटीएल के शेयर होल्डर यानी एक्वायरर के शेयर होल्डर इस एक्विजिशन पे राजी हो जाएंगे अगर उनकी ईपीएस ना गिरी तो। वीटीएल के शेयर होल्डर तब एक्सेप्ट करेंगे इस हरकत को विच वुड नॉट डाइल्यूट देयर एग्जिस्टिंग ईपीएस। तो कैसे पता चलेगा कि ईपीएस गिर रही है कि नहीं गिर रही? पहले ईपीएस कितनी थी? 5.5। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस कितनी होगी? 12,201 डिवाइडेड बाय ये 1500 प्लस 1250 इंटू 0.525। सिक्स 6.4। तो ईपीएस पहले 5.5 थी और मर्जर के बाद 6.4 हो जाएगी, तो वीटीएल वाले भी खुश हो जाएंगे। 5.65 आ रही है, हाँ 5.6 आ रही है यार। $1250 का 0.525, उसमें 1500 ऐड, तो डिनोमिनेटर है। ये है पार्ट ए। और पार्ट बी तकरीबन वही बातें हैं जो कल हो रही थी कि 5 पॉइंट्स बता दें दोनों कंपनीज को जो जो फिक्रें हो सकती हैं। तो फिक्रें वही हैं, ग्रोथ पोटेंशियल, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी, कल्चर के मसले हो सकते हैं, ईपीएस गिर जाएगी, गियरिंग पे क्या असर पड़ेगा, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जैसे सोचे वैसे होंगे कि नहीं होंगे, जो हम ग्रोथ रेट सोच रहे हैं वो अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ये फिक्रें। जी, इस सवाल में बताएं, कोई और बात पूछनी है तो चले और करते हैं। अब आइएगा, हाँ चले आपको मैं एक बात बताता हूं, फिर सवाल पे आता हूं। वॉल्यूम बढ़ाए ना। अगर कंपनी ए टेक्सटाइल है और कंपनी बी जो है वो फार्मास्यूटिकल है, कंपनी ए कंपनी बी को खरीद देती है, इनके बिजनेस हो जाते हैं मर्ज, और हम कंबाइंड वैल्यू वैल्यूएशन मेथड लगा के निकाल रहे हैं। क्या मतलब वैल्यूएशन मेथड लगा के निकाल रहे हैं? यानी कैश फ्लोज कंबाइंड लेके उनकी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कंबाइंड लेके उन पे पी रेशियो लगा रहे हैं, कैश फ्लोज वाला मेथड लगा रहे हैं। तो कंबाइंड कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग फिर किससे करनी पड़ेगी? कंबाइंड डिस्काउंट रेट या किसी एक से? कंबाइंड डिस्काउंट रेट। ये तो सादी सी बात है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि
कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए हमें कंबाइंड डिस्काउंट रेट चाहिए। कंबाइंड डिस्काउंट रेट होगा तो कंबाइंड वैल्यू निकलेगी। अगर हमें कंबाइंड डिस्काउंट रेट चाहिए तो या तो ये केई है, या अगर वैक भी है तो हमें इसके लिए कंबाइंड केई तो निकालना पड़ेगा, और केई निकलेगा कैपम से। तो उसके लिए हमें वो बीटा चाहिए जिसमें दोनों रिस्क कवर्ड हो, क्योंकि नींद आ रही बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हमने इनको मर्ज कर देना है तो फिर ये दो डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हो गए ना। तो अब हमने जब कंबाइंड करना है इनको, तो यानी बड़ी कंपनी जब हो जाएगी तो उसके बीटा के अंदर कौन सा बिजनेस नेचर कवर्ड होना चाहिए? दोनों। तो हमें कंबाइंड बीटा चाहिए। अच्छा, अब यहां से चलते हैं पोर्टफोलियो वाले चैप्टर पे। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालते हैं? उसमें जितने अंदर शेयर्स हैं उनके बीटास का वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज में वेट किस चीज को लेते हैं? मार्केट वैल्यूज को। ठीक है, मार्केट वैल्यूज को। तो अगर हमें कंबाइंड बीटा निकालना है तो हम कंबाइंड बीटा तभी निकाल सकेंगे जब हमें यह पता होगा कि कंबाइंड वर्थ में कितना पोर्शन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कितना इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। दोबारा, पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालते हैं? जितने उसमें शेयर्स हैं उन शेयर्स की मार्केट वैल्यूज के वेट में उनके बीटास का वेटेड एवरेज। तो उनके मार्केट वैल्यूज पता होती हैं तो ही वेट निकलता है। तो अगर कंबाइंड बिजनेस है तो आप समझें ये पोर्टफोलियो है जिसमें एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। तो अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि कंबाइंड पोर्टफोलियो में इसकी वेटेज कितनी है, इसकी वेटेज कितनी है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, तो इसका मतलब है हमें कंबाइंड वैल्यू पता होगी तो ही तो इनके पोर्शंस पता होंगे। इसका मतलब है कि कंबाइंड बीटा निकालने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए, ये पता होगी तो कंबाइंड बीटा निकलेगा, कंबाइंड केई निकलेगा, कंबाइंड डिस्काउंट रेट निकलेगा, तो कंबाइंड वैल्यू। वो तो पहले पता थी नहीं, वो तो पता ही नहीं थी। अच्छा, जब ये पता ही नहीं थी तो फिर कंबाइंड बीटा भी नहीं निकल सकता, फिर कंबाइंड केई नहीं निकल सकता, फिर कंबाइंड डिस्काउंट रेट नहीं निकल सकता, फिर कंबाइंड वैल्यू नहीं निकल सकती। वो तो वैसे ही नहीं पता। ये पता चलेगी तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। अरे ये तो पहले ही पता है, लेकिन वो तो नहीं पता। तो क्योंकि ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो अब ये ना एक ऐसा चक्कर फंस जाएगा कि हम इसमें ये वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। इसका असल तरीका किताबों में इटरेटिव प्रोसेस से पढ़ा है। वो कोई सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन बना के डालेगा तो क्या लगाता 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 इसी तरह से यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन आम इंसान के बच्चे से वो इटरेटिव प्रोसेस नहीं रिक्वायर्ड। तो इसका हल होता है कि वैल्यू करने वाला किसी अजम्पशन के ऊपर वैल्यू करे। वो अजम्पशन क्या होगी वो आपको सवालों के अंदर गिवन होगी, यानी कोई ना कोई वैल्यूएशन करने के लिए वो वेट का डाटा देगा। लेकिन अगर हमने कंबाइंड वैल्यू निकालनी है फ्री कैश फ्लो मेथड से तो उसके लिए हमें कंबाइंड डिस्काउंट रेट चाहिए। कंबाइंड डिस्काउंट रेट के लिए बीटा कंबाइंड चाहिए, और बीटा कंबाइंड करने के लिए यकीनन कोई ना कोई अजम्पशन दी होगी कि वेट किसको लेना है। ये है अगर हमने कंबाइंड वैल्यूएशन करनी है फ्री कैश फ्लो मेथड से। तो अगर सवाल में, जैसे पिछले सवाल में कंबाइंड वैल्यू निकाली थी ना डायरेक्ट वैल्यूएशन मेथड लगा के, कौन से मेथड से? पी रेशियो से। तो अगर हमें कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ती फ्री कैश फ्लो मेथड से तो उसके लिए कंबाइंड डिस्काउंट रेट यानी कंबाइंड केई मतलब कंबाइंड बीटा चाहिए होता, और कंबाइंड बीटा होगा दोनों के बीटास का वेटेड एवरेज। लेकिन वेटेड एवरेज करने के लिए वेट क्या लेना है, इसमें कोई ना कोई अजम्पशन से ही काम चलाना पड़ेगा जो सवाल में गाइडेंस होगी। अब इन सवालों पे आता हूं। कौन सा? नहीं, पहले हम लोग अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस कुछ और था और हम किसी और प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने जा रहे थे तो हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालते थे जिसमें बीटा सिर्फ इसका होता था। अब हम कंबाइंड वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यानी जब ये इसको खा जाएगा और मर्ज्ड बिजनेस होगा तो अब हम ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जिसमें ये पोर्शन भी है, ये पोर्शन भी है। जब दोनों पोर्शन हैं तो बीटा में भी दोनों का रिस्क रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, यानी हमें वेटेड एवरेज बीटा लेना पड़ेगा जिसका वेट करने के लिए सवाल में कोई ना कोई गाइडेंस होगी। तो अगर आप ये चीजें लिखना चाहें तो आपको डायरेक्शन बताता हूं। हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अगर कंबाइंड वैल्यू निकालनी हो और वो भी फ्री कैश फ्लो मेथड से, और बिजनेसेस भी अलग अलग नेचर के हों, तो फिर हमें कंबाइंड केई निकालना पड़ेगा। उसके लिए कंबाइंड बीटा चाहिए होगा। कंबाइंड बीटा करना पड़ेगा दोनों बिजनेसेस के बीटास का वेटेड एवरेज, और वेट्स के लिए सवाल में गाइडेंस होगी। जब हमने कंबाइंड कैश फ्लो दिए होंगे ना उसमें सिनर्जी का इफेक्ट होगा। ये जो जज्बा और जूम वाला सवाल किया था तो उसमें कंबाइंड कैश फ्लो ही की डिस्काउंटिंग की थी, और फिर कंबाइंड वैल्यू में से दोनों इंडिविजुअल्स को माइनस किया था तो सिनर्जी आ गई थी।
हाँ जी, कहानी लिखी। चलिए एक सवाल पढ़ लें, मेरी बुक में है ये क्वेश्चन 22, जून 2018 अटेम्प्ट का सवाल है। ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड। अच्छा, वेरिएशन के सवालों में ना मुश्किल बात ये होती है कि बहुत वाज़ेह किस्म की डायरेक्शन नहीं होती है कि कौन सा मेथड लगाना है, ग्रोथ डालनी है नहीं डालनी है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि फिर अल्टरनेटिव्स भी चलते हैं, तो आपको पेपर में उस वक्त बैठ के जो समझ आ रहा है ना बस कर दें। फिर से रिकैप, हम अब तक जितने सवाल कर चुके
तीन बातें सामने आ रही हैं, या किसी कंपनी की वैल्यूएशन एम ही करनी है उस कंपनी के ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी कंपनी की वैल्यू जो कि टारगेट है एक्वायरर की नजर से करनी है, या फिर कंबाइंड वैल्यूएशन करनी है। कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, ये बात सवाल की निशानियों से ढूंढनी पड़ेगी। फिर से, या तो किसी कंपनी की वैल्यूएशन बस एम ही करनी है, ये कैसे पता चलेगा सवाल में? क्या कहा होगा? किसी एक्विजिशन किसी एक्वायरर की बात ही नहीं की होगी, बस एक कंपनी का डाटा दिया होगा और डायरेक्टर्स जानना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू रखें, या जिस तरह एक को सवाल किया था उसमें आईपीओ में जाना था, तो उसमें उसके ओनर्स ने खुद फैसला करना था डायरेक्टर ने कि कितने शेयर पब्लिक को ऑफर करें, तो एक्विजिशन का कोई डाटा नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो, टारगेट की वैल्यू करनी होगी एक्वायरर की आंख से, ये कैसे पता चलेगा? ये एक्विजिशन के डाटा से पता चल जाएगा। और हम कितनी प्राइस ऑफर करें, कितनी वो इतने पैसे मांग रहे हैं, हम हाँ करें कि ना करें, तो टारगेट ही का डाटा होगा और एक्वायरर की आंख से टारगेट को वैल्यू करना होगा। तीसरी बात, कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये हमें सवालों के हिंट से पता चलेगा। चल गया पता क्या अप्रोच होगी, या तो टुकड़े टुकड़े प्लस वन ऑफ चीजें, या फिर डायरेक्टली कंबाइंड कैश फ्लोस कंबाइंड प्रॉफिट्स पे वैल्यूएशन का डाटा। नींद आ रही बहुत, कंबाइंड प्रॉफिट्स कंबाइंड कैश फ्लोस पे वैल्यूएशन का मेथड्स। तो इस सवाल में इन तीन में से क्या बातें हैं? क्या किसी कंपनी की एमई वैल्यू करनी है, या किसी टारगेट कंपनी की एक्वायरर की आंख से वैल्यू करनी है, या फिर कंबाइंड वैल्यू निकालनी है? कैसे पता? एक तो सवाल में आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर एसेट बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी, तो ये हिंट मिल गया कि कुछ कंबाइन होने जा रिक्वायर्ड इवैल्यूएट कि ये एक्विजिशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो एक्वायरर वालों के लिए बेनिफिशियल है, कैसे पता चलेगा? प्री मर्जर शेयर प्राइस क्या है, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस क्या है, तो ही तो बेनिफिशियल पता चलेगा। और टारगेट वालों के लिए कि उनके शेयर की वर्थ है क्या और प्राइस क्या लग रही है, तो इससे पता चलेगा कि बेनिफिशियल है कि नहीं। और एक्वायरर के लिए बेनिफिशियल मतलब पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है 25 नंबर का सवाल कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है। अगली बात, कैसे निकालनी है? कंबाइंड डेटा पे डायरेक्ट वैल्यूएशन लगानी है जैसे पिछले सवाल में किया, या टुकड़े टुकड़े जोड़ने हैं? क्यों टुकड़े टुकड़े जोड़ने? क्योंकि आपको टुकड़े दिए हुए हैं, आपको कहीं कोई ऐसा डेटा नहीं दिया कि जिससे कंबाइंड सेल्स निकले। एक कंपनी है टीटीएल, एक है बीटीएल। टीटीएल ने बीटीएल को खरीदना है। बीटीएल के दो डिवीजन हैं, एक रिटेल डिवीजन है और एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है। एक कंपनी है टीटीएल, इसने तो बंद हो जाना है। अच्छा, सवाल की अंग्रेजी पढ़ने में ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आपको तो अंग्रेजी क्या पता समझ आई हो? अंग्रेजी समझ आई है? पक्की बात? चले सही है, मैं फिर भी समरी बता देता हूं। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि पहले हम हैं एक्सपोर्टर्स, तो एक्सपोर्टर हैं तो हम तो सिर्फ मैन्युफैक्चर करके बाहर ही बेचते होंगे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि लोकल सेल्स भी करें। तो लोकल सेल करने के लिए तो रिटेल शॉप्स होनी चाहिए, जगह जगह मार्केट में हमारी दुकानें होनी चाहिए। अब या तो दुकानें खोलें, या फिर एक बिजनेस है जिसकी ऑलरेडी लोकल शॉप्स बहुत ज्यादा है, रिटेल डिवीजन, छोटी छोटी शॉप्स, हम वो बिजनेस क्यों ना खरीदें? ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इस पहले पैराग्राफ में अगर अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। दूसरे में लिखा हुआ है कि जो बीटीएल है उसके शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है अपने शेयर्स बेचने में, और वो इशारों में बता रहे हैं कि अगर हमें 5 और 7 की जाए ना तो हम बेच देंगे अपने। दूसरे पैराग्राफ लिखा हुआ। उसके बाद पॉइंट 1 में दोनों कंपनीज की सेल्स, पैट, कैपिटल, रिजर्व्स, लोन बताया हुआ है। इसका 70% ये है, 30% ये है। पॉइंट नंबर 3, ये इसको खरीदते ही ये काम बंद कर देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो उनको भी आती है, इनको असल में इनके रिटेल शॉप्स में इंटरेस्ट था, तो इसका ये डिवीजन तो ये बंद कर देंगे, बेच देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे? उसके बाद ये रिटेल शॉप्स पे काम करेंगे और विरसा बैंड ये बेचेंगे। तो आपको जो सेल्स, प्रॉफिट, 3 साल का ग्रोथ रेट, उसके बाद परपेचुटी, वो बताया ही सिर्फ विरसा का है, यानी सिर्फ जो इन दुकानों से बेचना है सिर्फ उसका डाटा दिया हुआ है, इसका तो डाटा ही कोई नहीं दिया। अगर होते ना इसके भी कैश फ्लोज और कुछ ऐसी बात की होती कि सेल्स कंबाइंड इतनी ग्रो कर जाएंगी, तो हम फिर इनके कैश फ्लोज लेते और उसको डिस्काउंट करते, लेकिन आपको इसका डाटा ही नहीं बताया, आपको सिर्फ इस पोर्शन का डाटा बताया। और अगर कल का सवाल थोड़ा बहुत याद हो तो ये प्रोडको है और ये नॉर्डिक का एक डिवीजन बंद करने के बाद बाकी है, और बस इसी का ही डाटा बताया हुआ है। तो कल वाले सवाल में प्रोडको हमने एज इट इज लिया था, नॉर्डिक के पोर्शन की वैल्यू निकाली थी पी रेशो से, अब हम कैश फ्लो से निकाल लेंगे, और कुछ वन ऑफ चीजें भी हैं। पॉइंट 2 में उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, चलें, खैर है, सॉल्व तो वैल्यू लेके करना था। तो हमें कंबाइंड कैश फ्लोस का डाटा नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ इस पोर्शन का डाटा दिया हुआ है। तो ये प्रोडको नॉर्डिक जैसा सवाल बन गया कि इसको एज इट इज ले लेंगे, इस पोर्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। कल वाले सवाल में पी रेशो से निकाली थी, आज वाले सवाल में कैश फ्लो से निकाल लेते हैं, और कुछ वन ऑफ चीजें।
तो टुकड़े टुकड़े जोड़ के हमें कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और चूंकि अब इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है तो वैक पे करनी चाहिए। अगर ये सवाल वाला पॉइंट नंबर 6 ना लिखता ना, पॉइंट 6 अगर ना लिखता तो हम इसका वैक भी चुप करके ले सकते थे, कंबाइंड वैक की टेंशन में ना पड़ते। अगेन कल वाला सवाल मंगल लिमिटेड वाला, उसमें दोनों कंपनीज की एग्जिस्टिंग वैल्यूज ली थी और वो जो 5 साल की सेविंग्स दी थी उनको डिस्काउंट किया था। कल आखिर में एक छोटा सा सवाल किया था लेक्चर 57 में, तो उसमें दोनों कंपनीज एमएल और एसएल की एग्जिस्टिंग वैल्यूज ली थी और एनुअल सेविंग्स की पीवी निकाली थी। किस रेट पे पीवी निकाली थी? वैक। किसका वैक? एक्वायरर का वैक लिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये किसी डिपार्टमेंट से खर्चा बच रहा है तो इसको आप एक प्रोजेक्ट जैसा समझें, हमको बिजनेस की वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, तो इसलिए वैक पे डिस्काउंट किया था। किसका वैक? एक्वायरर का, क्योंकि डिसीजन मेकर एक्वायरर था। तो यहां पर भी अगर पॉइंट 6 ना लिखा होता तो हम चुप करके एक्वायरर का वैक लगा के इसकी डिस्काउंटिंग करते। एक्वायरर का वैक क्यों लगाते? क्योंकि एक्वायरर की आंख से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम एक्वायरर का वैक लगा के ये सवाल सॉल्व करते और प्रोडक्ट जैसा सवाल होता। लेकिन पॉइंट 6 में उसने ये अंग्रेजी लिख के एसेट बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी और उनका वेटेड करना है दोनों की इक्विटी की रेशो में, ये कह के उसने हमें कहा है कि तुमने इसका डिस्काउंटेड इसका नहीं लेना, कंबाइंड वाला लेना। सिर्फ पॉइंट 6 की वजह से हमें कंबाइंड निकालना पड़ेगा, वरना अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम लोग इसका वैक यूज करके इसकी डिस्काउंटिंग कर लेते। जी, सवाल की अप्रोच समझ आई है तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। अभी सॉल्व करता हूं, दिखाता हूं। फिर आप कहेंगे छोटा सा लेक्चर और क्या करना है। चलिए इसको मैं ये रोकता हूँ क्योंकि सवाल करते करते भी टाइम लगेगा, तो 59 में करता हूँ फिर सवाल सॉल्व।